बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बैع फासिद के मसाइल चल रहे हैं। तो मुसन्निफ ने सबसे पहले नाजायज़ बै कौन सी होती है, तो बतलाया हराम चीज़ों की बै नाजायज़ होती है, फिर क्योंकि वो माल ही नहीं होता। दूसरा उन्होंने कहा कि अगर कोई चीज़ जायज़ तो है यानी कि हलाल तो है, लेकिन मबीए को सुपुर्द करने के काबिल नहीं है, यानी कि आप का पूरी तरह से उस पर कब्जा नहीं है, आप उसको हैंड ओवर नहीं कर सकते आपके कस्टमर को, तो इस सूरत में भी वो बै फासिद होगी, जायज नहीं होगी। ठीक है, जैसे कि मछलियों की बै, भाई मेरा अपना खुद का एक तालाब है, उसके अंदर मेरी मछलियां हैं। अब मैं कहता हूँ इस तालाब के अंदर की मछलियां मैं आपको बेचता हूँ, तो ये बै जायज नहीं है, अगर चाहे खरीदने वाला बेचने वाला दोनों राजी है। क्यों नहीं जायज? क्योंकि इस तालाब से मछलियां अभी तक मैंने कब्जे में ली नहीं है, निकाली नहीं है, तो मैं उनको हैंड ओवर कैसे करूंगा? ठीक है, तो निकालना जो है उस वक्त पाया जाएगा, मतलब वो बै जब दुरुस्त होगी जबकि वो मछलियों को निकाले और फिर बेचे। ठीक है। हाँ, अगर टैंक या फिर पॉन्ड, फिश पॉन्ड इतना छोटा है कि इमीडिएटली आप निकाल के दे सकते हैं, जैसे कि एक्वेरियम में होता है, तो फिर दुरुस्त है। फिर उसके बाद, क्योंकि मछलियां वैसे भी जिंदी भी बेची जाती हैं और पानी से निकाल कर भी बेची जाती हैं। ठीक है। तो वला बैउ तैर फिल हवाई क़ब्ल सैदी, और उन्होंने कहा कि परिंदों की बै हवा में उसके शिकार से पहले जायज नहीं है। ठीक है। तो अब मेरा बाग है, वहां पर परिंदे हैं, और अगरचे कि मैंने अतराफ से नेट लगाई हो, जाली लगाई हो, लेकिन जब तक मैं उसे अपने हाथ में लेकर फिर जो है सुपुर्द करने के लायक नहीं हो जाऊंगा, तब तक वो बै दुरुस्त नहीं होगी। वला यजूजु बैउल हमली फिल बतनी, और कहते हैं कि हमल की बै जायज नहीं है जबकि वो पेट में हो। पुराने जमाने में खुसूसन अरबों में ये होता था कि घोड़े बहुत कम पाए जाते थे, वहां पर ऊंट कसरत से होते थे, भेड़ बकरियां होती थी कसरत से, लेकिन वो रेगिस्तानी इलाका है, उमूमन वहां पर घोड़े कम पाए जाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, किसी के पास खरीदने जाते थे कि भाई ये घोड़ा आप मुझे बेच दो, ये घोड़ी या घोड़ा बेच दो, तो वो राजी नहीं होता था कि नहीं, मैं नहीं बेचता। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम अगर ये घोड़ी नहीं बेचना चाह रहे, कम से कम इसके पेट में जो घोड़ा है वो मुझे बेच दो। यानी कि वो हमल की बै कर लेते थे, क्योंकि वो इतना रेयर हुआ करता था, घोड़े ज्यादा मिलते नहीं थे, इसीलिए जो है वो हमल की भी बै किया करते थे। शरीयत ने इसे मना फरमाया। और बाज औक़ात तो वो हमल की भी बै से राजी नहीं होता, तो फिर क्या करते, उसके हमल की बै कर लेते थे। यानी कि वो कहता अच्छा, अगर तुम इसके पेट में जो बच्चा है वो नहीं बेचना चाहते, तो ऐसा करो कि भाई ये जो घोड़ी है, इससे जो हमल पैदा होगा, अगर वो मादा होगा और वो बच्चा जनेगा, तो वो मैं उसे खरीद लेता हूँ। तो देखा, उसके इसके अंदर तो 6-7 साल चले जाते हैं पूरा वो बच्चे का बच्चा होने में। तो इस तरह की वो बै कर लिया करते थे। या कभी कभार जो है ऊंटों के साथ भी ये मामला होता था, क्योंकि एक आला नस्ल का ऊंट है और बहुत ही आला किस्म का ऊंट है, उसकी नस्ल आला है, तो इस तरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, रेयरली नस्ल पाई जाती है, तो फिर क्या करते थे, उस ऊंट की जगह उसके हमल को खरीद लेते थे। समझे? यानी कि एडवांस बुकिंग होती थी इस तरह हमल की भी। तो ये जायज नहीं होता था, शरीयत ने इसे मना फरमाया। वलन निताजी कहा, ये निताज किसे कहते हैं? हमल का हमल। ठीक है, तो उसे निताज कहते हैं, कि इसे भी जायज करार नहीं दिया शरीयत ने। आगे देखें क्या। हम्म। वला बैउल लबनी फी दर वस्सौफी अला जहरिल गनम, और बै जायज नहीं है दूध की जबकि वो थनों में हो। थनों में मौजूद बै थनों में मौजूद दूध की बै जायज नहीं है। याद रखना कायदा ये है कि जिस मबीए का एग्जिस्टेंस ना हो उसको खरीदा बेचा नहीं जा सकता, मबिया मौजूद होना चाहिए। ठीक है। अब थनों में, अब आपके पास एक गाय है या भैंस है, और बेचने वाला कहता है कि भाई इसके अंदर जो दूध है मैं आपको जो है
200 रुपये में बेचता हूँ, तो ये बे जायज नहीं है। वजह ये है कि पता नहीं है वाकईतन उसके अंदर दूध है भी या नहीं, हो सकता है कि वो किसी बीमारी की वजह से थन फूले हों, तो यहाँ पर झगड़े की सूरत पैदा हो जाएगी। और हमने कहा था कि हर वो बै जो झगड़े की तरफ ले जाए वो बै फासिद होती है और उसे तोड़ना वाजिब होता है। ठीक है, तो ये बै फासिद कहलाएगी। या फिर दूसरी सूरत इसके अंदर सूद की पैदा होगी। आप कहेंगे सूद की कैसे? देखिए, जब ये दूध जो थनों में आता है पूरा का पूरा एक मर्तबा आता है या थोड़ा थोड़ा करके अंदर जमा होता है? थोड़ा थोड़ा करके जमा होता है ना थनों के अंदर। अब मिसाल के तौर पर एक शख्स जो है अभी बै कर रहा है दूध की, और कहता है कि मैंने आपको जो है ये थनों में मौजूद जितना दूध है वो मैंने 200 रुपये में बेच दिया। और उसने कहा खरीदने वाले के, मैंने खरीद लिया। खरीदने के बाद, ये बै होने के बाद से लेकर दूध धोने तक काफी दरमियान में वक्त चला जाएगा, बराबर। दरमियान में वक्त तो गुजरा ना, उस गुजरे हुए वक्त में नया दूध भी तो थनों के अंदर उतरेगा, बराबर, जिसकी इसने कीमत अदा नहीं की है। गोया के जितने की कीमत पर दूध खरीदा था उससे जायद एक्स्ट्रा आ रहा है, और ये एक्स्ट्रा जो है सूद में शुमार होगा। तो ये सूद की सूरत बनती है, इसलिए ये जायज नहीं है। बात समझ में आई? वस्सौफी अला ज़हरिल गनम, और बकरियों के पे, याद रखना गनम ये लफ्ज बकरियों के लिए भी इस्तेमाल होता है और भेड़ के लिए भी इस्तेमाल आता है कॉमनली। उसी तरह शात का लफ्ज हमने बतलाया था कि भेड़ बकरी दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो गनम, गनम का मतलब है भेड़ बकरियां। तो भेड़ बकरियों के पीठ पर अगर ऊन है, अगर भेड़ है, भेड़ के ऊपर ऊन होता है, तो वो ऊन की बै अगर कोई करता है, कि कहे सूफ कहते हैं ऊन को, तो कोई कहता है कि भाई ये मेरे 10 भेड़े हैं और इनके ऊन को मैं आपको 1000 रुपये में बेचता हूँ। ठीक है, तो ये बै जायज नहीं है। क्या वजह है? कि भाई पहले वो ऊन उतार ले उसके बाद बेचे तो फिर जायज है, जब तक पीठ पे हो तब तक जायज नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो बाय है और मुश्तरी है, इसके अंदर झगड़ा पैदा हो सकता है। कैसे झगड़ा? भाई मुश्तरी चाहेगा कि ये जो ऊन है इस भेड़ के ऊपर वो उस तरह से निकाले, यानी कि पूरा स्क्रैच करके अच्छे से निकाले, और बाय चाहेगा कि नहीं नहीं, इसको जो उस तरह से आप ना निकालें बल्कि वो मशीन वगैरह से निकालें कि जिससे थोड़े बाल नीचे की तरफ कुछ मिकदार रह जाए ताकि नए बाल उगने में आसानी हो। अब दोनों इस बात पर फिर मुत्तफिक नहीं, झगड़ा पैदा हो सकता है, और झगड़े की सूरत में फिर क्या है, बै फासिद हो जाती है। आगे देखें, वला यजूजु बैउ ज़िराइम मिन सौबिन, और जायज नहीं है कपड़े में से एक जीरा की बै। अब देखें मिसाल के तौर पर कपड़ा है बहुत सारा, या थान रखी हुई हो, या चंद मीटर कपड़ा है, उसके अंदर से एक जीरा, एक गज जो है काट लिया जाए, और कहे कि नहीं मुझे बस इतना एक ही गज इसके अंदर से चाहिए, तो ये जायज नहीं। ये उस सूरत में है जबकि उस काटने से, उस एक गज को काटने से वो कपड़ा इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता, या इस्तेमाल के काबिल तो रहता है लेकिन उतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं रहता, कोई दूसरे पर्पस के लिए फिर इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर 5 मीटर कपड़ा है, और ये 5 जो है सूट का कपड़ा है किसी का, ठीक है, और ब्रांड भी अच्छा है, आप जो है बहुत ही अच्छे ब्रांड का सूट का कपड़ा खरीद रहे हैं, और उसमें से कोई शख्स कहता है कि भाई मुझे इसमें से क्या करो, एक गज काट कर दे दो। अब अगर वो एक गज काट लेगा तो बचा हुआ जो कपड़ा है उसका सूट ही नहीं बन सकता। कोई और शय तो बन सकती है लेकिन सूट ही नहीं बन पाएगा। अब जब सूट नहीं बनेगा तो इससे जो है नुकसान हो जाएगा बाय का। तो इस तरह बाय का नुकसान ना हो तो कहते हैं कि फिर ये बाय जायज नहीं है। ठीक है, बाय जायज नहीं है। वला बैउ जिज़इन फी सकफिन, और कहते हैं कि शहतीर की बै छत में जायज नहीं है। शहतीर जानते हैं आप किसे कहते हैं? लकड़ी के या पुराने मकानात होते थे, अगर आपने देखा होगा लकड़ी के ऐसे शहतीर लगाते थे जिसके ऊपर छत टिकी होती थी। ठीक है, तो उसे शहतीर कहते हैं। और आज भी गांव वगैरह में आप जाएंगे तो आपको ऐसे घर नजर आएंगे कि लकड़ी के जो है ये होते हैं, शहतीर को क्या कहते हैं आप लोग? आजकल तो ये लोहे के होते हैं, लोहे के भी शहतीर होते हैं। हाँ, पाइप्स लगा देते हैं छत के ऊपर, या फिर उसके ऊपर फिर पतरे डाल देते हैं, या फिर जो है
اس میں सीमेंट वगैरह के घर होते हैं, तो फिर उसके अंदर तो कॉलम बनाते वक्त ही वो सलाई वगैरह डाल देते हैं, सलाखों तो मजबूती पकड़ लेता है। अलबत्ता ये लकड़ियों का पहले हुआ करता था, शहतीर हुआ करती थी, उसके ऊपर छत रखा करते थे। ठीक है, तो कहते हैं कि शहतीर की बय जायज नहीं है जबकि छत के साथ वो लगी हुई हो। क्यों? क्योंकि अगर आप शहतीर निकालेंगे तो छत के गिरने का अंदेशा है और इससे बाय के माल को नुकसान हो जाएगा। इस वजह से जो है आप जो है, हाँ वो वुडन रूफ फ्रेम, यस, तो फिर ये क्या होगा, नुकसान हो जाएगा बाय का, उसकी छत गिर जाएगी, इसलिए फिर ये जायज नहीं है। वजरबतिल कानिस, और शिकारी का जाल फेंकना। अच्छा, जरबतन, जरबतुन फ़अलतुन के वजन पे है, याद रखना, और फ़अलतुन के वजन पर मस्दर आता है, और ये असल में अदद बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नंबर बताने के लिए। जरबतु जरबतन क्या मतलब, मैंने एक बार मारा, जरबतु जरबतन मैंने एक बार मारा। ठीक है, जरबतु जरबतन इस तरह से आप उसका बना सकते हैं। तो जरबतु जरबतन मैंने एक बार मारा, नहीं एक बार, ये अदद बतला रहा है ना, फाइलतुन के वजन पर ये मस्दर है जरबतन। तो ये देखिए वजरबतिल कानिस। अब एक मछली वाला, ये जो माही गिर होता है, मछली पकड़ने वाला, अब ये शख्स जो है जाल फेंकता है और मछलियां पकड़ के निकालता है। आप उसके बाजू में चले गए, आप खड़े हो गए, और वो जो मछली का शिकार करने वाला शिकारी है वो कहता है कि देखे मैं अपना जाल फेंक रहा हूं, अब ये जो जाल फेंकूंगा इस बार में जितनी भी इस जाल में मछलियां आएंगी वो सारे के सारे जो है मैं आपको 1000 रुपये में बेचता हूं। अभी उसने मछलियां पकड़ी नहीं है, बल्कि क्या कर रहा है, अभी जाल फेंक रहा है। ठीक है, जाल को क्या कर रहा है, फेंक रहा है। तो कहते हैं कि इस तरह ये बै जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? क्योंकि हो सकता है जब वो जाल फेंक कर निकाले तो उसमें कोई मछली ही ना आए, या हो सकता है कि मछली की जगह केकड़े आ जाए, तो अब क्या करेगा? तो ये जो है एक जुए की सूरत हो जाती है, और जुए में क्या होता है, कभी माल मिलता है कभी नहीं मिलता, कोई गारंटी नहीं होती है ना माल मिलने की। और बय में क्या होती है कि भाई मैं कोई चीज दे रहा हूं तो बदले में मुझे कोई चीज मिलनी चाहिए, गारंटी होनी चाहिए उसकी, मैं जुआ थोड़ी खेल रहा हूँ कि गारंटी ना हो। तो अब यहाँ पर जो है जुए की सूरत पैदा हो रही है कि वो जाल फेंकेगा, लगा लगा लक होगी तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो इस तरह से ये जायज नहीं है। ठीक है, समझ में आया? ज़रबतिल कानिस का मतलब कि एक शख्स ने यूं कहा कि एक मर्तबा पानी में मैं जाल फेंकता हूं तो उसमें जितनी भी मछलियां आ जाएंगी वो मैं तुम्हें इतनी इतनी कीमत पर बेचता हूं, ये जायज नहीं है। वला बैउल मुजाबनती वहुवा बैउ समरी अला रुऊसिन नखली बिखरसिही तमरन। और बैए मुजाबना, मुजाबना का मतलब होता है एक दूसरे को हटाना, यानी एक दूसरे से टकराना, हटाना। और दूसरा माना इसका होता है दरख्त पर लगे हुए फलों को बेचना। ठीक है, और नखल कहते हैं खजूर के दरख्त को। अब क्या कह रहे हैं, वला बैउल मुजाबनती, और बैए मुजाबना ये जायज नहीं है। मुजाबना का मतलब क्या है अभी मैंने बतलाया। ठीक है, मुजाबना की यहाँ तारीफ भी कर रहे हैं, बैय मुजाबना जायज नहीं है। क्यों जायज नहीं है? कहते हैं कि वह हुआ बैउ समरी अला रूसिन नखली, और वो बेचना है दरख्त पर लगी हुई खजूर को टूटी हुई खजूर के एवज अंदाजा करके, बिखरसिही तमरन। ठीक है, एक है दरख्तों पर लगी हुई खजूरें और एक है नीचे टूटी हुई खजूरें। कहते हैं कि ऊपर की खजूरों को जो दरख्तों पर लगी हुई हैं, जो टूटी हुई खजूरें हैं उनके साथ आप बेच नहीं सकते। ऐसा क्यों? ये बेफासिद है क्योंकि टूटी हुई खजूर का वजन मुमकिन है और दरख्त पर लगी हुई खजूर का वजन मुमकिन नहीं है। और मसला ये है कि जब खजूर की बै खजूर से हो तो इस सूरत में बराबरी जरूरी है, क्योंकि इसमें ज्यादती जो है तफाजुल क्या करेगा, सूद को लाजिम करेगा, और ये हराम है। तो अंदाजे से अटकल से बेचने की सूरत में मसावात यानी इक्वालिटी का पाया जाना यकीनी नहीं होता, तो इसमें कमी ज्यादती का एहतमाल होगा।
تو یہ کمی زیادتی جو ہے مال کے اندر سود کے احتمال کو پیدا کرتی ہے، اور یہ اس طرح کی بے حرام ہوتی ہے۔ دیکھیں، پہلے سمجھ لیں، سود کے مسائل آگے آئیں گے، سود کے مسائل آگے ڈیٹیل میں آئیں گے، یہاں پر صرف ہم کیا بتلا رہے ہیں کہ بیع مزابنہ جائز کیوں نہیں ہے۔ سود کی بنیادی تعریف کیا ہوتی ہے کہ جب آپ دو چیزوں کو آپس میں تبادلہ کرتے ہو، ایکسچینج کرتے ہو، تو اگر وہ دونوں ایک ہی جنس کے ہوں، اگر دونوں ایک ہی جنس کے ہوں یعنی مکیلات یا موزونات میں سے ہوں، تو پھر ان دونوں میں برابری برابری ضروری ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں قرض بھی جائز نہیں بلکہ یدن بھی یدن ہونا چاہیے، روک دینا پڑے گا، اور جو ہے برابری ہونی چاہیے۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کے پاس 1 کلو جو ہے اچھی اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، دوسری طرف جو ہے تھوڑی ردی قسم کی کھجوریں ہیں، تو آپ کہتے ہیں کہ میں جو ہے کم سستی والی ردی کھجوریں 2 کلو کے بدلے میں اعلیٰ قسم کی 1 کلو اچھی کھجوریں لینا چاہوں گا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں کھجوروں کی جنس ایک ہے، دونوں ایک ہی کھجوریں ہیں۔ اب کیا ہے کہ جب جنس ایک ہو تو دونوں میں برابری ضروری ہوتی ہے، تو وہ 1 کلو کھجور دوسرے 1 کلو کے برابر ہوئے، اور وہ دوسرے جو ایکسٹرا 1 کلو ہے وہ سود ہوگا، سمجھے؟ تو جب بھی بے کرے اس میں خیال رکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب یہاں بیع المزابنہ میں کیا مسئلہ ہو رہا ہے کہ کھجوریں جو نیچے پڑی ہوئی ہیں، جو نکالی توڑی ہوئی کھجوریں ہیں، ان کا وزن تو معلوم ہو سکتا ہے، نکال سکتے ہیں آپ، لیکن درختوں پر لگی ہوئی کھجوروں کا تو آپ ویٹ نہیں کر سکتے ڈائریکٹلی، آپ کو تو اندازہ لگانا پڑے گا، ہو سکتا ہے اتنی اتنی کلے ہوں، لیکن اس میں سے تھوڑا بھی زیادہ ہوگا چونکہ جنس ایک ہے، تو پھر وہ کیا ہو جائے گا؟ ربا ہوگا، سود ہوگا، اور پھر یہ حرام ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ میں آیا؟ ولا يجوز البيع بإلقاء الحجر، اور جائز نہیں ہے بے پتھر کے پھینکنے کے ذریعے، ٹھیک ہے؟ ولا والملامستی، اور چھونے کے ساتھ۔ دیکھیے، یہ پرانے زمانے میں جو ناجائز قسم کے طریقے ہوتے تھے بے کے، اس کی چند ایک مثالیں دے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو کبھی ایسا ہوتا تھا کہ خریدنے والا بیٹھا ہوا ہے سامان لے کر، اور مشتری ہوتا تھا خریدنے والا، بیچنے والا سامان لے کر بیٹھا ہے بائع، اور مشتری وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اب مشتری دیکھتا ہے سامان رکھا ہوتا ہے، تو مشتری کیا کرتا تھا؟ ایک کنکر اٹھاتا تھا، پتھر اٹھاتا تھا، اور وہ مبیع کی طرف پھینکتا تھا، ٹھیک ہے؟ جب اس نے یہ پھینکا تو پتھر جس مبیع پر لگ گیا، وہ جو ہے اس کو بک گیا، یہ تصور کیا جاتا تھا، یعنی کہ اب اس کو خریدنا لازم ہو جاتا تھا، یعنی مشتری پتھر پھینکے گا، کنکر پھینکے گا، اور جس بھی پروڈکٹ کو لگے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ اس کا ہو جائے گا، اور اسے خریدنا لازم ہوتا تھا۔ اسے القاء حجر کہتے ہیں، القاء پھینکنا، حجر یعنی پتھر، ٹھیک ہے؟ اور یہ بھی بے جائز نہیں ہے کہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے مشتری کسی ایک مبیع کی طرف پھینکنے جا رہا تھا، غلطی سے وہ کسی دوسرے کو لگ گئی، اب جس کو بھی پتھر لگ گیا وہ لینا جو ہے لازم ہوتا تھا اس زمانے میں، تو یہ القاء حجر کی صورت یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشتری نے جو ہے مبیع کی طرف پتھر پھینکا اور وہ جا کر لگ گیا بائع کو، پھر کیا کریں گے؟ ہے نا؟ تو اس طرح کی یہ بے درست نہیں ہوتی۔ ملامسہ کی شکل یہ ہوتی تھی، ملامسہ جو ہے چھونے کو کہتے ہیں، ٹچ کرنا، تو ملامسہ کی شکل یہ ہے کہ کئی قسم کی مبیع رکھی ہوئی ہیں، اور مشتری نے ایک کو چھو دیا، جس کو بھی وہ ٹچ کر لیا تو وہ بے مشتری کی ہو گئی، اور یہ بھی ناجائز ہے۔ بائع کیا کرتا تھا؟ پہلے جو چیز ہے مثلا کپڑا وغیرہ خرید رہا ہے، وہ کپڑا جو ہے ایسے پھینک دے گا، پھر جو بھی مشتری نے اس کے پکڑ لیا، اب اسے اس کی قیمت دینی پڑتی تھی، سمجھے؟ مثال کے طور پر بہت ہی ریئر چیزیں ہیں اور ڈیمانڈ اس کی زیادہ ہے، بہت ہی رش ہے، سمجھ لیں بہت سارے کسٹمرز ہیں، اب وہ بائع کیا کرتا تھا؟ ایک چیز پھینک دے گا، جس نے بھی پکڑ لی اب اس نے کیا کرنا ہے؟ ٹچ کرتے ہی اس کو دے دینا ہے۔ اب اتفاق سے کوئی دوسرا گزر رہا ہوگا، اس نے کیچ کر لیا، تو کیا اس نے قیمت دینی ہے؟ تو یہ اس قسم کی بے جو ہے
جائز نہیں ہوتی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا۔ دلیل ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا بیع منابذہ سے، اور وہ یہ ہے کہ آدمی کپڑا بیع کے لیے پھینکے آدمی کی طرف اس سے پہلے کہ اس کو پلٹے یا اس کو دیکھے، منع فرمایا۔ یعنی کہ ابھی اس نے وہ پروڈکٹ دیکھا بھی نہیں، بس اس نے پھینک دیا، پکڑ لیا تو لینا پڑے گا، ارے اس کو ابھی کلر پسند نہیں ہے، اس نے کوالٹی دیکھی نہیں، کچھ نہیں، بس پکڑ لیا، تو یہ بیع ملامسہ سے۔ اور ملامسہ یہ کہ کپڑا چھوئے اور اس کو دیکھے نہیں، یہ بیع لازم۔ اب بولیں گے کپڑا چھوئے اور دیکھا نہیں تو یہ بیع کیسی ہوتی ہے؟ بھائی چھوئے گا تو دیکھے گا بھی نہیں، اس زمانے میں جو ہے اتنی چراغ لائٹس اور اسٹریٹ لائٹ وغیرہ نہیں ہوتی تھی، رات کے وقت کوئی مال آ جاتا، کپڑا آ جاتا، اب وہ جس کو چھو لیتا مشتری وہ جو ہے اس کو خریدنا پڑ جاتا تھا، سمجھے؟ تو یہ بیع ملامسہ کہتے ہیں۔ تو چونکہ ان دونوں کے معنی قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے، ان دونوں میں اسی لیے ان دونوں کو جو ہے ساتھ ساتھ ذکر کیا۔ تو بیع ملامسہ یہ بھی جائز نہیں ہے، مزابنہ یہ بھی جائز نہیں ہے، اور القاء حجر یہ بھی جائز نہیں۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ٹھیک ہے، چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔